वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर वर्क एनर्जी पावर को थोड़ा समझ लेते हैं। जल्दी से जो बेसिक्स आइडियाज़ हैं वो हम समझ लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले वर्क तो वर्क क्या होता है, जैसे एक फोर्स मान लीजिए इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, या फोर्स इधर लगा इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो ये थीटा है, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा, तो अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है 90 डिग्री में, 0 डिग्री, 180 डिग्री, है ना, अलग अलग हो सकता है, कोई दूसरा एंगल में हो सकता है। तो ये हो गया वर्क डन। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट। तो वो फोर्स एक जो बॉडी को डिस्प्लेस करना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम डायरेक्शन में नहीं होता है, इसलिए ये कंपोनेंट लेना पड़ता है। जैसे फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट या कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, तो वो कॉस थीटा आता है। तो याद रखिए वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी इसके यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का न्यूटन, इसका मीटर, और कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो न्यूटन मीटर होना चाहिए, लेकिन न्यूटन मीटर हमने फर्स्ट चैप्टर में मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए यूज़ किया था, तो इसलिए हम इसको जूल ले लेते हैं, जूल। तो 1 न्यूटन फोर्स लगेगा और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स थीटा 0 हो जाएगा, तो कॉस 0, तो ये तीनों 1 हो जाएंगे। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर, दैट इज 1 जूल। तो 1 जूल वर्क क्या है? 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन when 1 Newton force applied on a body displaces it by 1 meter in its own direction। in its own direction लिखना जरूरी है, नहीं तो थीटा 60 डिग्री होगा तो cos 60 हाफ हो जाता है, तो 1 जूल नहीं आएगा, हाफ जूल आएगा। तो इसलिए 1 जूल होने के लिए 1 न्यूटन फोर्स should displace the object in its own direction। अभी देखिए फोर्स को डाइन से भी मेजर करते हैं, CGS यूनिट। सो 1 डाइन, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर, CGS यूनिट, कॉस 0, है ना। तो ये हो जाएगा 1 डाइन सेंटीमीटर, तो इसको बोलते हैं 1 आर्क। सो 1 आर्क वर्क इज डन। तो अभी 1 जूल और 1 आर्क में क्या रिलेशन है? तो 1 जूल का मतलब क्या हो गया? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन, कॉस 0, 1। तो 1 न्यूटन होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, और कॉस 0 1 हो गया, तो ये हो गया 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। तो 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर होता है अर्ग, तो इसलिए अर्ग। तो 1 जूल इक्वल्स टू ये। अभी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है 1 अर्ग इक्वल्स टू डैश जूल, तो क्या लिखेंगे? तो 10 टू द पावर -7, क्योंकि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, 1 अर्ग इज 1 बाई 10 टू द पावर 7, तो 10 टू द पावर -7 जूल। तो इस तरह से MCQ में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये हो गया यूनिट। तो ऐसा यूनिट जूल,
CGS unit arc, and this is the relation. अभी हम टाइप्स ऑफ वर्क जल्दी से करेंगे, है ना. टाइप्स ऑफ वर्क डिपेंडिंग ऑन थीटा द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो 3 टाइप्स के वर्क हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है. तो टाइप्स ऑफ वर्क में हम फोर्स का डायरेक्शन, तो पहले ले लेते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है. तो क्या होगा, इसमें थीटा 0 हो जाएगा. तो वर्क डन हो जाएगा F इंटू एस इंटू कॉस 0. तो F इंटू एस हो गया. तो ये हो गया मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क. तो जल्दी से देख लीजिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा. तो जैसे एक बॉडी है, एक बॉडी यहाँ से फॉल करता है, फ्री फॉल. तो इसका फोर्स किधर लग रहा है, तो वेट, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये नीचे लग रहा है. और देखिए बॉडी भी इधर से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सेम डायरेक्शन में. तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है. तो मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क. सो एग्जाम्पल क्या समझेंगे, ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी डज पॉजिटिव वर्क और मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आपको पूछेगा, आपको लिस्ट दिया जाएगा, एग्जाम्पल पूछेगा या लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा पॉजिटिव वर्क है. तो ये आप याद रखिए. कैसे, आप हमेशा ध्यान रखना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, चाहे वो वर्टिकली होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, दिस साइड होगा, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए. तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क. अभी दूसरा सिचुएशन हम देखते हैं. आप फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, या फोर्स इधर लगाया डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, या फोर्स ऊपर लगाया डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया. तो एंगल कितने हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो थीटा इज 90 डिग्री. तो वर्क डन क्या होगा, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, F इंटू एस इंटू कॉस 90. तो F इंटू एस इंटू 0 दैट इज टोटल 0. तो ये हो गया 0 वर्क. और इसको मिनिमम वर्क बोलता है. देखिए मिनिमम वर्क क्या है, थीटा 90 होगा. तो मिनिमम वर्क के लिए याद रखिए, एग्जाम में पूछा है 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री. और मैक्सिमम पॉजिटिव के लिए थीटा 0 डिग्री. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, थीटा 0 डिग्री लिखना. मिनिमम वर्क 0 वर्क दैट इज 90 डिग्री. तो एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं, तो एक है सर्कुलर मोशन. तो एक ही पॉइंट में एट एनी इंस्टेंट इसका वेलोसिटी इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन है अलोंग द टेंजेंट, और फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. तो आपको मालूम है रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, मैथ्स में पढ़ा है. तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स डज 0 work on a body moving in a circular path. तो एग्जाम्पल हो गया. फिर ये वाला आप एग्जाम्पल याद रखिए. तो यहाँ पर मान लीजिए एक कुली अपने हेड में, ठीक है, अपने हेड में लगेज रखता है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, वेट नीचे होगा और कुली क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और कुली आगे की तरफ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है. तो थीटा 90, तो
वर्क डन 0. So coolie does no work or 0 work when he is moving on a horizontal platform carrying a load on his head, carrying luggage on his head. तो ऐसा एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ठीक है, अभी और एक एग्जाम्पल है. ये कार है, ठीक है, कार जा रहा है हॉरिजॉन्टल रोड. अभी इसमें ग्रेविटी नीचे लग रहा है, इसका वेट तो देखिए 90 डिग्री. तो ग्रेविटी डज नो वर्क ऑन द कार मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल पाथ, हॉरिजॉन्टल रोड. तो ये एग्जाम्पल्स है कुछ. तो इसलिए याद रखना है कि थीटा कितना है. अभी यहाँ पर एक बार आईसीएससी में क्वेश्चन आया, ये हो गया कुली का, कुली डज नो वर्क. तो बच्चे लोग क्या करें, ओके कुली का एग्जाम्पल 0 वर्क नहीं, तो कुली पॉजिटिव वर्क भी करता है. तो जैसे ये लगेज रखा है ग्राउंड में, है ना, ग्राउंड लेवल में रखा है. अभी कुली क्या करेगा, इसको फोर्स लगा के ऊपर की तरफ इसको उठाएगा अपने हेड में रखने के लिए, है ना. तो इस केस में क्या हो रहा है, देखिए कुली ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और बॉडी भी, लगेज भी ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन. तो थीटा 0, वर्क डन मैक्सिमम. सो कुली डज मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क when he is lifting the luggage to put on his head, but when he is carrying the luggage on his head and moving on the horizontal platform, तो क्या होगा, थीटा 90, तो वर्क डन 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया. कौन सा वर्क हमने देखा, पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी 0, पॉजिटिव वर्क और 0 वर्क. तो अभी हम और एक टाइप का वर्क देखेंगे, नेगेटिव वर्क. तो नेगेटिव वर्क समझने के लिए जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के साथ अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा. तो इस केस में थीटा 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री होगा. और कॉस थीटा का वैल्यू है, आपको याद रखना, -1 होता है. ये क्लास 11 में आप सीख जाएंगे मैथ्स में कैसे नेगेटिव होता है. अभी इसे भी याद करना है क्लास 10 में. इसलिए वर्क डन F इंटू एस कॉस 180, तो -FS होगा. तो ये है मैक्सिमम नेगेटिव वर्क, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क. तो कब होगा, थीटा 180 डिग्री होगा. तो 180 डिग्री होगा, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क होगा. मैक्सिमम नेगेटिव वर्क कब होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा. तो दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा, डायग्राम देगा, लेकिन आपको ये याद रखना है. एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए आप एक बॉडी को ऊपर फेंक दिया, वर्टिकली ऊपर फेंक दिया, है ना. तो आपने तो पॉजिटिव वर्क किया, आप फोर्स ऊपर दे रहे हैं, तो आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं. ये मान लीजिए आपका फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, लेकिन इसके साथ साथ देखिए ग्रेविटी इसके ऊपर लग रहा है नीचे की तरफ, ये F2. सो F1 डज पॉजिटिव वर्क, आपने जो लगाया, और F2 हो रहा है ग्रेविटी नेगेटिव वर्क है. तो दोनों वर्क हो रहे एक साथ. तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव वर्क के लिए अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, नेगेटिव वर्क के लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होना चाहिए, है ना. तो अभी क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपका आइडिया के लिए बताया. तो इसका एग्जांपल होगा, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स. तो वर्टिकली अपवर्ड्स ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे है ग्रेविटी, है ना. तो इसलिए नेगेटिव वर्क होगा. अभी देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैसे मान लीजिए एक बुक रखा है यहाँ पर, ठीक है. अभी इसको इधर फोर्स लगाया हमने, F1, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, बॉडी उधर जा रहा है ना. जैसे मैंने इसको खींचा ऐसे, देखिए चौक इधर आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको मालूम है यहाँ पर एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन देखिए किधर है, ठीक इसका ऑपोजिट में है. तो फ्रिक्शनल फोर्स डज नेगेटिव वर्क ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ सरफेस.
तो यह सिंपल एग्जाम्पल, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स। तो 2 एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल है। अभी देखिए ये टेबल में रखा है, तो यहाँ पर एक फोर्स इधर लग रहा है F1, तो मान लीजिए मैं इसको F2 ले लेता हूँ। एक वेट है, इसको F3 ले लेता हूँ, और इधर नॉर्मल रिएक्शन है F4 ले लेता हूँ। तो एक ही बॉडी में 4 फोर्स लग रहे हैं। इफ़ यू आर कीपिंग बुक ऑन द टेबल एंड पुलिंग इट, तो अभी बता सकते हैं F1 क्या वर्क कर रहा है। देखिए अभी प्रैक्टिस करना है जो मैंने अभी बताया फटाफट। तो F1 और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, मैक्सिमम पॉजिटिव। F2 इधर है, F2 इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर ही, बॉडी तो इधर ही जा रहे हैं, तो नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन। वेट किधर है, डाउन, डिस्प्लेसमेंट इधर है, जब इधर जा रहा था कितना वर्क कर रहा है वो ग्रेविटी, 90 डिग्री में, तो F3 कर रहा है 0 वर्क, 0। और F4 नॉर्मल रिएक्शन कितना कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी 0 ही कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री में। तो आपको देखना है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो उस तरह से आप पता कर सकते हैं कौन सा वर्क है। तो आपके लिए बता दूं, सो थीटा 0 हो जाता है तो कौन सा वर्क है, मैक्सिमम पॉजिटिव। और थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 90 से छोटा, तो ये पॉजिटिव वर्क होगा। देखिए यहाँ पर थीटा 0 होने से मैक्सिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और इसे 0 to 90 लेंगे ना तो उसका वैल्यू 1 से कम हो जाता है, इसलिए वो पॉजिटिव रहेगा लेकिन मैक्सिमम नहीं रहेगा। जैसे cos 60 हाफ होता है, तो थीटा में जितना था cos 60 डिग्री में वो हाफ वर्क हो जाएगा, तो इसलिए जस्ट पॉजिटिव लेंगे, और ये है मैक्सिमम पॉजिटिव। और थीटा 90 यदि इक्वल होता है तो कौन सा वर्क, 0, और थीटा 90 से बड़ा और 180 से कम, इसका मतलब कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये हो गया नेगेटिव वर्क, तो नेगेटिव वर्क, तो ये याद रखिए। तो इस तरह से हम ले सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ज़्यादातर क्वेश्चन मैक्सिमम पॉजिटिव और थीटा यदि 180 डिग्री होता है सेपरेटली, तो ये मैक्सिमम नेगेटिव। तो ये 3 टाइप के वर्क है, मैक्सिमम नेगेटिव इम्पोर्टेंट, 0 इम्पोर्टेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव इम्पोर्टेंट। लेकिन कुछ ICSE पूछ सकता है थीटा यदि 85 डिग्री होगा तो कौन सा वर्क होगा, तो आपको देखना है पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव नहीं लिखना, खाली पॉजिटिव लिखना। तो समझ में आ गया। तो एग्जांपल्स, एंगल्स, कंडीशंस एंड एग्जाम्पल याद रखना है। आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा, बोलेगा कौन सा वर्क हो रहा है, तो दोनों तरफ से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये हो गया वर्क के बारे में, है ना। अभी हम जाएंगे दूसरे टॉपिक में, अब डिस्कस करेंगे हम लोग पावर। तो पावर मान लीजिए अभी बॉडी ए है, 50 जूल काम करता है 2 सेकेंड्स में, ठीक है, और बॉडी बी है वो भी 50 जूल काम करता है ये 5 सेकेंड्स। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं इसमें, कौन सा बॉडी ज़्यादा काम करता है। तो वर्क डन ऑफ ए इज टू वर्क डन ऑफ बी कितना होगा, तो 50:50, तो 1:1। तो दोनों ही काम सेम टाइम में, दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, है ना। तो कौन सा पावरफुल है, तो इसलिए हमें क्या करना है, अभी टाइम देखना है। तो ये 2 सेकेंड में करता है और यही काम करने के लिए 5 सेकेंड में। तो आपको समझ में आ गया, ज़्यादा जल्दी कर लेता है, सेम काम जल्दी कर लेता है, और ये थोड़ा देर लगाता है, तो ये पावरफुल है ना। आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी इसको कंपेयर करना है दोनों का, बड़ा कौन सा है, कम कैसा है। तो मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, जैसे 50 2 सेकेंड में करता है, तो 1 सेकेंड में कितना काम करेगा,
तो 25 जूल काम करेगा 1 सेकेंड में, और ये 50 जूल करता है 5 सेकेंड में। तो ये 1 सेकेंड में कितना करेगा, दोनों का 1 सेकेंड में हम निकालेंगे, फॉर 1 सेकेंड हम निकालेंगे। तो हम कंपेयर कर सकते, अच्छा एक सेकेंड में ये इतना, 1 सेकेंड में इतना, ओके। तो कौन सा ज़्यादा काम कर रहा है, वही पावरफुल होगा। तो इसलिए देखिए ये 10 जूल, तो 1 सेकेंड में ये 25 जूल कर पा रहा है, 1 सेकेंड में खाली 10 जूल कर पा रहा है। तो ये पावरफुल है। कैसे पता किया, देखिए 50/2, 50 क्या है, एनर्जी है और या वर्क है, 2 क्या है, टाइम। तो इसलिए पावर क्या है, एनर्जी बाई टाइम, या पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। तो ये फॉर्मूला। तो टाइम से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 1 सेकेंड में निकालने के लिए। तो इसलिए अभी इसका यूनिट क्या होगा, एनर्जी का जूल हमने देखा, वर्क का जूल, एनर्जी और वर्क सेम यूनिट, और टाइम सेकेंड। सो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। तो इसको बोलते हैं वाट। तो वाट, जूल पर सेकेंड भी ठीक है, तो इसको कंबाइन करके वाट, जेम्स वाट साइंटिस्ट के नाम पे हमने लेते हैं। तो डब्ल्यू, तो अभी यदि हम देखें 1 जूल काम करेगा 1 सेकेंड में, तो कितना आएगा, 1 जूल पर सेकेंड, इसका मतलब 1 वाट। तो 1 वाट पावर कितना होगा। तो क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड डिफाइन SI यूनिट ऑफ पावर, ऐसा का क्वेश्चन, स्टेट एंड डिफाइन SI यूनिट ऑफ पावर। तो क्या होगा, स्टेट करना, पहले बताना वाट, ये पहला आंसर हो गया ये। फिर डिफाइन SI यूनिट का मतलब है 1 वाट कितना है। सो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done by a body in 1 सेकेंड। देखिए 1 जूल इन 1 सेकेंड, तो 1/1 क्या 1 होगा। इफ और when joule of work is done by a body in 1 second, its power is 1 watt। तो ये हो गया SI यूनिट। CGS यूनिट में क्या लिखेंगे, अर्ग पर सेकेंड। तो ये CGS यूनिट है, जो एनर्जी का, वर्क का अर्ग और टाइम का सेकेंड, तो अर्ग पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से ये हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला याद रख लीजिए। तो P इक्वल्स टू W/T, एनर्जी बाई टाइम। तो W इज इक्वल टू PT, एनर्जी इज इक्वल टू PT, न्यूमेरिकल्स में आ सकता है। वर्क डन निकालना, पावर दिया है, टाइम दिया है, तो वर्क डन निकाल सकते हैं P इंटू T। पिछला टॉपिक में F इंटू S cos थीटा, फिर यहाँ पर P इंटू T। पावर टाइम दिया है, तो वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे PT, WPT, W इज इक्वल टू PT, ठीक है। तो ये हो गया पावर के बारे में। अभी हम एनर्जी के बारे में जाते हैं। एनर्जी क्या है, तो कुछ बातें मैंने पहले से बता दिया। वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है। तो वर्क डन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, बॉडी को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ऐसे है ना, बॉडी को ऐसे डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो यदि हमारे पास एनर्जी नहीं होगा तो हम ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा, तो इसलिए हम वर्क नहीं कर पाएंगे। तो एनर्जी, दैट्स वाई, इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी है तो वर्क कर पाएंगे, वर्क कर रहे हैं तो आपके पास एनर्जी है। तो इसलिए यूनिट, ऐसा यूनिट जूल, और CGS यूनिट सेम और सेम रहेगा। तो ये हो गया। अभी
हमने देखा था कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, है ना, पावर इनटू टाइम। तो पावर का यूनिट क्या है, वाट, टाइम का है सेकेंड, तो ये हो गया जूल। वाट इंटू सेकेंड ये हो गया जूल, ऐसा यूनिट ले रहे हैं तो जूल हो गया। अब इसको यदि हम पावर को किलोवाट लेते हैं और टाइम को आर ले लेते हैं, तो देखिए ये एक और यूनिट हो गया, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। सो किलोवाट आवर, तो किलोवाट पावर का और आर हो गया टाइम का। जब हम बड़ा एनर्जी लेते हैं तो ये आर ले लेते हैं, किलोवाट ले लेते हैं, है ना, तो ये एनर्जी का यूनिट। और ये बिल कैलकुलेशन के लिए होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, किलोवाट आवर। तो इलेक्ट्रिक बिल पे करना पड़ता है इस यूनिट, इलेक्ट्रिक बिल मेजर होता है इससे, है ना, तो इसलिए कमर्शियल यूनिट। अभी और एक यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या है, क्लास 9 में पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस W/Q। तो W क्या होगा, वर्क डन या एनर्जी, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। अभी इसमें क्या करेंगे, V को 1 वोल्ट ले लेंगे और Q को 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 eV। तो इसका मतलब क्या है, when 1 electron is accelerated between the potential difference of वन, तो 1 वोल्ट के बीच में यदि नेगेटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, तो कितना एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये यूनिट याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर, तो याद रखना। अभी किलोवाट आवर देखेंगे तो 1 किलोवाट आवर क्या होगा, फिर से देखिए 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब क्या है, पावर है 1 किलोवाट और टाइम है 1 आवर। 1 इंटू 1 1 रहेगा, किलोवाट इंटू आर किलोवाट आवर रहेगा। तो अब इसको ऐसा यूनिट में करना चाहते हैं तो किलोवाट मतलब 1000 वाट, वाट में करना है क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, इंटू ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सो 3600 सेकेंड होता है। बहुत बच्चे 60 सेकेंड्स ले लेते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो गड़बड़ हो जाता है। सो 3.6 या 36 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 वाट सेकेंड। देखिए वाट सेकेंड क्या है, जूल है, तो इसको 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल लिख सकते हैं। तो ये 1 किलोवाट आवर का कन्वर्शन है ऐसा यूनिट। तो कमर्शियल यूनिट इंटू ऐसा यूनिट, ये है रिलेशन, तो याद रखना। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना वोल्ट लेना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये क्यू है चार्ज, कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और ये 1 वोल्ट, वोल्ट को भी रखना है ना, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और ये कूलम इंटू वी, ये जूल हो गया। देखिए वोल्ट 1 वोल्ट, ये 1 कूलम, तो ये 1 जूल हो जाता, तो इसलिए इतना जूल होगा। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द -, ये रिलेशन याद रखना आपको, ये इसमें क्वेश्चन आते हैं रिलेशन। कभी याद रखिए, कभी आएगा स्टेट द रिलेशन तो डायरेक्टली ये लिखना है,
कन्वर्ट बोलेगा तो ये लिखना है, ये 2 मार्क्स का आएगा कन्वर्सन में, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये वैल्यूज, कन्वर्शन फैक्टर्स, रिलेशन, ये अच्छे से याद रखना है। अभी एमसीक्यू में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, और शॉर्ट पार्ट्स में भी आ सकते हैं। तो ये है एनर्जी। अभी हम जाएंगे एनर्जी के टाइप्स, ठीक है, एनर्जी के टाइप्स में हम ध्यान देंगे। तो चलिए एनर्जी के बारे में हम देखेंगे। तो बहुत सारे टाइप्स हैं, और आपको कुछ एनर्जी का डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, और उसका कन्वर्सन और एग्जांपल्स, कोई भी एग्जांपल में कौन सा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये आपको सीखना है, ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीखना है। तो पहले लिख लेते हैं एनर्जी। तो इसमें एक है मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी का 2 टाइप से ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फिर और भी टाइप्स हो सकते हैं, तो जैसे हम सीखेंगे ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का भी बहुत सारा पार्ट्स हैं, जैसे रोटेशनल, लीनियर या ट्रांसलेशनल। जैसा वो बॉडी मूव करेगा वैसे ही उसका मोशन के हिसाब से हम लेंगे, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल। तो अभी देखिए यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी है ना, सो ये यहाँ से शुरू करते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू चेंज्ड शेप और कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल हो गया ड्यू टू पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअली सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, लेकिन हम ग्राउंड से लेते हैं, रेफरेंस लाइन ग्राउंड ले लेते हैं, ग्राउंड, ठीक है, ड्यू टू पोजीशन। ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और ड्यू टू चेंज कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखें। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, ये सब पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द पोजीशन, चेंज शेप और कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया। फिर काइनेटिक एनर्जी में आएंगे, तो इसमें यदि बॉडी रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको मतलब काइनेटिक होता है मोशन के लिए, है ना, ये हो गया मोशन के लिए। ये हो गया रेस्ट में। तो मोशन अलग अलग टाइप के होते हैं। स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये रोटेट करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो ये बेस्ड ऑन दिस काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। जैसे एक बॉडी, कार इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, सो विच एनर्जी डज इट पोजेस, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अभी एक बॉडी इज रोटेटिंग, फैन इज रोटेटिंग, है ना, फैन इज रोटेटिंग, सो दिस फैन इन मोशन हैज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। A pendulum is vibrating, molecules are vibrating, so vibrational kinetic energy. We all are in motion. तो ऐसे डिपेंडिंग ऑन द मोशन ये एनर्जी बोलेंगे। डिपेंडिंग ऑन द रेस्ट, 2 टाइप्स, ग्रेविटेशनल है ड्यू टू पोजीशन रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और इसमें चेंज शेप और कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों मिला के फिर डेफिनेशन बना दीजिए मैकेनिकल एनर्जी। So mechanical energy is the energy possessed by the body in motion or at rest. तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं।
तो ये हो गया आइडिया। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², और पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है यू लिखते हैं mgh, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का भी होता है फार्मूला, आपको ज़रूरत नहीं है। तो सारी यही दो फार्मूला आपको याद रखना है। जब भी फार्मूला हम याद रखेंगे तो इसका नोटेशंस बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नोटेशन याद रखना, नोटेशन के क्या है, के क्या है काइनेटिक एनर्जी, यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और यहाँ पर m क्या है मास, v क्या है वेलोसिटी, इसमें g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या है हाइट, हाइट ऑफ द बॉडी, कहाँ से हाइट लेना है, यहाँ से इधर से किधर लेना है वर्टिकल हाइट, ये हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो जैसे अब P है ये Q है, तो किसका ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो या R है, तो देखिए ये ग्राउंड से कितना हाइट में, ये कम हाइट में है और ये ज़्यादा हाइट में है ना, तो R का ज़्यादा एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये ग्राउंड से ज़्यादा हाइट में है। ये ऐसे याद रखना। तो इसका फैक्टर्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो मास यदि डबल हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा, और वेलोसिटी यदि डबल हो गया तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर करना है, v का भी स्क्वायर करना है, 2 का भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, है ना 4 होता है, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगा। देखिए, और यदि मास या वेलोसिटी हाफ करेंगे, वेलोसिटी को हाफ करेंगे तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ का स्क्वायर 1/4, तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4। तो ये याद रखना, मास को हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी कांस्टेंट रखे तो ये काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी को हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कम हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करने से 1/4 आता है। तो ये फैक्टर्स याद रखिए। वैसे ही मास ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे बोलेगा यहाँ पर ये बॉडी है और दोनों सेम हाइट में, देखिए सेम हाइट, ये 3m है, ये m है, ये 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो किसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, तो m ज़्यादा है इसका होगा, हाइट सेम है, g भी सेम है एट अ प्लेस, तो वैसे ही ये ज़्यादा हाइट में है तो ज़्यादा पोटेंशियल होगा यदि सेम मास रहेगा। तो इसलिए जब बॉडी फॉल करेगा, यदि ये नीचे जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। तो ऐसी बातें अच्छे से समझना। तो फॉर्मूला याद करिए, आईसीसी में ये सब का डेरिवेशन है, लेकिन पिछले 25 साल तक आया नहीं है, तो सिलेबस में दिया है डेरिवेशन इंक्लूडेड, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, शायद हो सकता है आ जाए, है ना। तो कैसे डिराइव करेंगे, तो डेरिवेशन फटाफट देखना है, देख के जाना है, आ भी सकता है, लेकिन लास्ट 25 ईयर्स जब से मैं पढ़ा रहा हूँ आईसीएसई में आया नहीं है। तो कैसे करेंगे, चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें एक बॉडी लेना है और इसको हम लीनियर मोशन ले लेते हैं इजी करने के लिए, ठीक है। तो ये मास m है, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते हैं, तो आपने इसको फोर्स लगाया और इसको यहाँ पहुँचा दिया, डिस्प्लेसमेंट s, सेंटर टू सेंटर लेना है, डिस्प्लेसमेंट s। तो आपने कितना काम किया, F इंटू एस, वर्क डन F इंटू एस, सेम डायरेक्शन में है तो कॉस 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली F इंटू एस आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर वेलोसिटी अटेंड किया इसने v, और इसका डिस्प्लेसमेंट है s,
तो आपको ये पहला फार्मूला है, ये याद रखना। याद हो गया? वर्क डन बाय द फोर्स बिकॉज इट इज़ डिस्प्लेसिंग द बॉडी, वर्क इज डन। तो अभी फोर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए, मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, जीरो से कुछ वेलोसिटी आएगा तो वो m इंटू ए। तो ये जो f के बदले में ये पुट करना है, और s के बदले में अब ये वाला फार्मूला याद रखेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फार्मूला याद रखेंगे। ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला ये याद रखना। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यू तो जीरो हो गया, इनिशियली हमने जीरो लिया, तो 2as। अभी यहाँ से s इज इक्वल टू क्या होगा? वी स्क्वायर बाई 2a। तो देखिए, अभी इस s के बदले में यहाँ पुट करेंगे, ये वाला इसे पुट करेंगे और इसको यहाँ पुट करेंगे। तो ये तीन फार्मूला आप याद रखिए, 1 2 3। अभी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, तो क्या करेंगे? f के बदले में ma लगाएंगे और s के बदले में वी स्क्वायर बाई 2a लगाएंगे। तो a कैंसिल हो गया, तो आया क्या? देखें, हाफ mv स्क्वायर आया। अभी ये बॉडी जब इसको वर्क किया जा रहा है, इसमें एनर्जी आ गया है ना, तो किस फॉर्म में है? ये बॉडी मोशन के फॉर्म में, ये वेलोसिटी है, ये मूव कर रहा है। और जब बॉडी मूव करता है तो कौन सा एनर्जी होता है? तो ये काइनेटिक एनर्जी होता है, इसलिए k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये हो गया डेरिवेशन। तो तीन फार्मूला आप याद कीजिए। अभी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mg है ना। तो ये कैसे आया? बड़ा आसान है। तो ये बॉडी यहाँ ग्राउंड में रखें, तो इसमें कितना फोर्स लग रहा है? वेट m इंटू जी। तभी आपको इसको ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना है। कितना फोर्स लगेगा विदाउट एनी एक्सेलरेशन? तो F इज इक्वल टू m इंटू जी। मान लीजिए आपने h हाइट में ले गए, ध्यान से देखिए, तो बॉडी ग्राउंड में है और इसको आपने फोर्स लगाया, तो जितना नीचे फोर्स है उतना ही आप ऊपर लगाएंगे, तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो लेकिन कंटिन्यू फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा? तो वो विदाउट एनी एक्सेलरेशन आप इसको ऊपर ले जा पाएंगे। तो कितना? m इंटू जी। तो कितना फोर्स लगा रहे हैं आपने? कांस्टेंट फोर्स m इंटू जी। जितना अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही फोर्स आप लगाइए। तो क्या होगा? फोर्स हो गया mg और s हो गया h, हाइट h में ले गए आप। तो w इज इक्वल टू एफ इंटू एस, सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क होगा m इंटू जी इंटू एच। तो ये वर्क जो आपने किया वो इस जगह में जाके वो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपने ऊपर ले गए और अर्थ इसको कंटिन्यूसली खींच रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपने काम किया, और जैसे छोड़ देंगे वो नीचे आ जाएगा। तो उसके पास एनर्जी है अभी तो, लेकिन आपने एनर्जी लगाया और जिसकी वजह से ये ऊपर उठा है, और ये रेस्ट में है अभी, वहाँ रखा हुआ है लेकिन एनर्जी है। कैसे पता चलता है? छोड़ते ही वो नीचे जाएगा। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी, ये रेस्ट फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो ये दो रिलेशन यहाँ से आता है। अभी हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और थ्योरम दोनों बोलते हैं इसको। तो ये वर्क और एनर्जी का रिलेशन, ठीक है। अभी हमने जैसे ये काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन किया है ना, तो यहाँ से वो रेस्ट में था और यहाँ आ गया, या अभी मूव कर रहा है
और फोर्स लगाएंगे तो और आगे जाएगा, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ फाइनल वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। तो क्यों काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है? क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से वर्क हो रहा है, इसलिए वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका? हाफ mv², और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²। फॉर्मूला एक ही है, हाफ mv मास इंटू स्पीड स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड स्क्वायर। तो ये फाइनल के लिए v लेते हैं, पहले कितना था u लेते हैं, तो दोनों ही वेलोसिटीज़ हैं, ये इनिशियल ये फाइनल। तो हाफ mv माइनस v²। सो दिस इज एनर्जी, दिस इज वर्क। सो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हो गया, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें आ सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के लिए वेलोसिटी चेंज करना पड़ेगा। वेलोसिटी चेंज करते हैं फोर्स से, और फोर्स लगाने से बॉडी मूव कर रहे हैं, तो वर्क कर रहे हैं, और वो वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में है, उसकी वजह से चेंज हो रहा है। तो इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अभी हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी है हमारे पास उससे को वही रहेगा, वी कैनॉट डिस्ट्रॉय एंड वी कैनॉट क्रिएट ऑल्सो। तो क्रिएट भी नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो प्रोटेक्टेड है, इसलिए वो कंजर्व्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और पॉइंट ये है कि जो एनर्जी है उसको वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं। सो समझ में आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? आप स्टेटमेंट बुक से पढ़ लीजिए। द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। फ्री फॉल के लिए आपको प्रूफ करना है, पेंडुलम के लिए भी आपको थोड़ा एनालिसिस करना है, और कुछ एग्जांपल्स है जिसमें क्या एनर्जी चेंज हो रहा है वो आपको पढ़ना है, ठीक है? तो आप सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक मैं एक सिंपल एग्जांपल बताया था, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, जैसे ग्लो कर रहा है बल्ब, तो कैसे ग्लो कर रहा है? हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बल्ब क्या कर रहा है? उसको लाइट में चेंज कर रहा है, लाइट एनर्जी। तो कौन सा एनर्जी कन्वर्सन हो रहा है इन द बल्ब? सो लाइट, इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी। तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तभी लाइट आएगा, इलेक्ट्रिक नहीं देंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है तो आपको लाइट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एनर्जी कैनॉट बी क्रिएट। तो हम लाइट एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, हम कोई दूसरा एनर्जी को स्पेंड करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी आता है। अभी लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सा? अभी देखिए दो टाइप के क्वेश्चन है इसमें। आपको बोलेगा इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैम्प, व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन? तो आपको लिखना है इलेक्ट्रिकल टू लाइट। पहले याद रखिए फर्स्ट व्हिच एनर्जी इज इन्वॉल्व, पहले कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है, बाद में कौन सा हो रहा है, क्योंकि बच्चे उल्टे लिखते, कभी कभी उल्टा लिख देते हैं, एक ही जैसा लगता है लेकिन रॉन्ग है पूरा। क्यों? अभी इलेक्ट्रिक बल्ब में हम पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे, स्विच ऑन करेंगे तभी ना वो लाइट निकलेगा। अब लाइट टू इलेक्ट्रिक करेंगे तो लाइट दे के हम फिर इलेक्ट्रिक बनाएंगे,
ऐसा हो गया, गलत हो गया। लेकिन लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे? सोलर सेल। तो अभी 2 टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। तो आपको दिया जाएगा इन इलेक्ट्रिक बल्ब व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी। गिव वन एग्जांपल, सेकंड टाइप क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। गिव वन एग्जांपल वेयर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल हो गया। इन सोलर सेल व्हाट हैपेंस? लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसे पढ़ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके सराउंडिंग में, तो एक एक करके आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे रेस्पिरेशन, ये सब प्रोसेस भी आता है। रेस्पिरेशन आया बहुत रिसेंटली, फोटोसिंथेसिस आया, फोटोसिंथेसिस। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आराम से लिख पाएंगे। कॉमन एग्जाम्पल, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड जो है बर्न होता है, तो वो फूड मतलब केमिकल हो गया, केमिकल एनर्जी। क्या बनेगा? हीट, हीट निकलता है। फूड बर्न करेगा तो हीट, तो सेल्स में भी हीट बनेगा, तो केमिकल टू हीट। तो गिवन एग्जांपल वेयर केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी, तो रेस्पिरेशन लिख सकते हैं। बर्निंग कोल भी हो सकता है, उसमें भी बर्निंग कोल, कोल इज चेंजिंग, कोल इज केमिकल, सो केमिकल टू हीट एनर्जी, उसमें भी हो सकता है। तो ऐसे पढ़ना है आपको। फोटोसिंथेसिस में क्या, हम प्लांट्स लाइट यूज करेंगे, तो लाइट यूज करके उसको फूड तैयार करेंगे। सो लाइट टू केमिकल। सो गिवन एग्जांपल वेयर लाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल, तो फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस व्हाट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस? लाइट टू केमिकल। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके बुक में है, आप सराउंडिंग में भी है, आप हर बार ध्यान दीजिए। गीज़र है, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है ना। सो बहुत सारे अप्लाइंसेस आपके घर में हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। एलपीजी आप बंद करते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आप याद करके जाना है। तो हम देखेंगे अभी इस फ्रीली फॉलिंग बॉडी में कैसे एनर्जी कंजर्व होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, है ना, तो क्योंकि वो ग्रेविटी के अंदर में फॉल कर रहा है, तो इसलिए क्या करना है हमें, डायग्राम में यह बना लेता हूँ। तो ये हाइट h में है, मास है पॉइंट A। तो एट A क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0 होगा, सॉरी 0 जूल, क्योंकि वो जस्ट रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है हाइट में, तो ये मूव नहीं कर रहा है अभी, अबाउट टू फॉल। तो काइनेटिक 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 हम बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? m। अभी देखिए पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं, कैसे पता करेंगे? क्योंकि ग्राउंड से वो हाइट में है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। कितना हाइट है? mgh फार्मूला है, मास m, g और हाइट दिया है, ये h दिया है। अब इसमें x भी दे सकता है, बोर्ड एग्जाम में x देगा तो आप यहाँ x लिखिएगा, y देगा तो y लिखिएगा, m इंटू जी इंटू एच। तो याद रखिए mgh फार्मूला, mgh। ओके, अभी टोटल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, mgh प्लस 0, तो mgh होगा। तो टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी कितना है? mgh है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh है। तो इसका मतलब है जो टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट, तो टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक कंसेप्ट यहाँ भी आता है। चलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। तो मान लीजिए ये x डिस्टेंस कवर करेगा, x y जो भी है बोर्ड में डायग्राम दिया रहेगा, तो अलग वेरिएबल भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये B में पहुंच गया, सेंटर भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली द सेंटर, सो एट B। तो पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी है।
अभी इसमें कन्फ्यूजन होता है। देखिए कन्फ्यूजन कुछ नहीं इसमें, आप बेसिक से याद रखना है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है ग्राउंड से हाइट में है कि नहीं, तो है तो कितना हाइट में है, तो इतना हाइट में, ये हाइट नहीं है, ये तो ये वाला आ गया, हमको ग्राउंड से हाइट लेना है। तो अभी इसको h माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल h है, ये है x, तो ये h माइनस एक्स होगा। तो यहाँ h के बदले में h माइनस एक्स लगा दीजिए। यदि एक बार बोर्ड में आया था ये x दिया है और ये y दिया है, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट जो बेसिक चीज़ है उसको याद रखना, mgh माइनस mgx। देखिए अभी यहाँ पर mgh था ना पोटेंशियल एनर्जी, अभी कम हो गया। देखिए mgh से कुछ घट गया, माइनस हो गया, तो घट गया तो क्या डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बॉडी रेस्ट में था, अभी ये फॉल कर रहा है, तो यहाँ पर एक वेलोसिटी होगा इसका, वो वेलोसिटी से फॉल कर रहा होगा, तो उस समय हम काइनेटिक एनर्जी लेना है, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। अभी ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, तो आपको क्या करना है, एक क्लास 9 में जो पढ़ा था इसको याद रखना है। तो 3 फार्मूले याद रखने हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2h। बस ये 3 फार्मूला याद करना है, तो आपका ये डेरिवेशन हो जाएगा। तो v स्क्वायर u, देखिए हम शुरू से लेंगे यहाँ से यहाँ तक, इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल कंडीशन, तो u 0 है इसमें, तो ये चला गया 2as, a है g, एक्सेलरेशन विल टेक g, क्योंकि इट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, और s क्या है, s इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v। तो u यहाँ था, v यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल है x, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो मुझे चाहिए यहाँ पर, तो ये काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर चाहिए। देखिए यहाँ पर v स्क्वायर है, तो मैंने v स्क्वायर, इसको रूट करने का ज़रूरत नहीं है, v स्क्वायर है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए mgx। देखिए इंटरेस्टिंगली क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पहले 0 था, देखिए अभी कुछ वैल्यू आ गया है इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया। चलिए कितना टोटल एनर्जी देख लेते हैं, u प्लस के, u कितना है mgh माइनस mgx प्लस के mgx है, तो ये कट गया, तो आएगा t इज इक्वल टू, b में भी mgh ही आया, ये देखिए ये बच गया, a में mgh था। अब देखिए इंटरेस्टिंग, टोटल एनर्जी एट a mgh, टोटल एनर्जी एट b mgh, तो एनर्जी कंजर्व्ड हो गया, एनर्जी कंजर्व्ड हो गया, सेम आ रहा है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व्ड है, नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, नहीं है, क्योंकि 0 था, अभी mgx हो गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, इज द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ड्यूरिंग द फ्री फॉल, तो आपको लिखना है नो। इज द पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व्ड ड्यूरिंग द फ्री फॉल, नो। इज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड ड्यूरिंग द फॉल, यस, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो यदि आप सी में निकालना चाहते हो, इन जस्ट रीचेस द ग्राउंड, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, देखिए ग्राउंड में पहुंच गया, हाइट 0 हो गया, 0 जूल। और काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही निकाल लीजिए, हाफ m v स्क्वायर, फॉर्मूला लगाइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल से ले लीजिए, इनिशियल लेने से क्या फ़ायदा है, देखिए 0 ले सकते हैं, 2g। अभी इनिशियल से ग्राउंड तक कितना हाइट है, देखिए ये वाला हाइट है h, ध्यान दीजिए, पहले मैंने x लिया था, अभी क्यों h लिया, ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक, अभी यहाँ से लेकर ग्राउंड तक कितना है h, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो k इक्वल्स टू हाफ m 2gh।
तो K mgh आया। अब टोटल एनर्जी C लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh, तो TC इक्वल्स टू mgh। तो इसमें टोटल एनर्जी सब सेम है, तो एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो इंटरेस्टिंग बात क्या हो रहा है, जब काइनेटिक एनर्जी शुरू में 0 था, अभी देखिए टोटल हो गया mgh, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। और ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी mgh था, यहाँ 0 हो गया, तो सारा चला गया। डिस्ट्रॉय हुआ? नहीं हुआ। एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयड, बट मैकेनिकल एनर्जी इज चेंजिंग द फॉर्म, पोटेंशियल टू काइनेटिक। तो ये आपको ध्यान देना, तो इसलिए हम बोलते हैं कंजर्व्ड हो गया। तो ये एक्सप्रेशन निकालने आ सकता है, तो याद रखिए। अभी इसका एक ग्राफ है ना, आपको याद है ग्राफ फॉलो कीजिए।